नमस्कार भाइयों। हार्दिक स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। भाइयों, आज हम आपके लिए जीके का बेस्ट पोर्शन ला रहे हैं। अब ये कहेंगे बेस्ट पोर्शन क्या जी, इस जीके में तो सभी बेस्ट होते हैं। तो भाई जब आप वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा बेस्ट पोर्शन क्यों है। बस आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप एक बार लास्ट तक वीडियो देखिए तो सही, अंतर पता चल जाएगा। तो आज हम जो है जीके में कुछ चीज़ें ले रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि जीके आपने जो पढ़ रखी है उसमें किस सुधार की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीके में। देखिए भाई, अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए कि जीके में क्या पढ़ेंगे आप पूरे में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जहां पर मतलब बच्चे ज़्यादातर गलत कर देते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं, एक होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अभी सभी जानते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहें कि भाई संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आंसर है अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 लिखा हुआ है। अब संयुक्त अधिवेशन में 3 सवाल बनते हैं। पहला, कहां पर लिखा हुआ है। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो ऐसा अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। ठीक है, यह कंफ्यूजन है, याद रखना। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118 में है। यह विषय ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा मैं आपको वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं। और ऐसी ही चीजों पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, देखिए, एक चीज होती है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि राज्यसभा, मैं केवल पॉलिटिकल साइंस ही नहीं लूंगा, बहुत सारी चीजें लेने वाला हूं। राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा के बारे में बात करें तो अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है, दूसरा पूछता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, और तीसरा पूछता है राज्यसभा सभापति का कार्यकाल। ठीक है, जब जानो तो पूरा जानना है, ऐसा नहीं कि आप एक को जानकर ही काम चला लें। तो अगर पूछ रहा है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, तो याद रखना भाई 5 वर्ष है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष है, और अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल तो कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, 3 सवाल बन सकते हैं। राज्यसभा सभापति का कार्यकाल, आंसर 5 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, आंसर 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता, स्थायी सदन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते रहिए इसी तरह के सवाल में कहां पर जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आपको पता चल गया, हम कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं आपके को। जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां से मैं सवाल निकाल कर ला रहा हूं। ठीक है, आ जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में से, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी में से, हर एक सब्जेक्ट में से उठाएंगे हम। देखिए, एक आता है कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरा, पहली बात तो यह है कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। क्लियर है, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। जैसे मान्यता है, मान्यता यह भी है कि कोहिनूर हीरा कभी महाभारत काल में भी हुआ करता था, जब इसे समयंतक मणि कहते थे। लेकिन जितना हम अभी जान रहे हैं, जितना लोगों मतलब प्रचलित है, उसकी बात कर रहे हैं, तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। पहली चीज, जब हम वर्तमान इतिहास की बात करते हैं तो इसके जो पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक शासक थे प्रताप रुद्रदेव। तो दक्षिण भारत के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, जिन्होंने ये हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को दिया। किसको दिया? मलिक काफूर को दिया ये हीरा। पहला उल्लेख यहां पर मिलता है और मलिक काफूर ने फिर ये अलाउद्दीन खिलजी को दिया। दूसरा उल्लेख जो कोहिनूर हीरे के बारे में मिलता है कि ग्वालियर के एक शासक थे, उन्होंने ये हीरा हुमायूं को दिया। ठीक है, पहला प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। दूसरा उल्लेख मिलता ग्वालियर के शासक ने हुमायूं को दिया। इसके बाद जो तीसरी बात आती है, इसके बाद हुमायूं के बाद ये अब मुगल वंश के राजाओं के पास आ गया। तो मोहम्मद बिन रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं जिन्हें, मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी मुगल वंश के थे। इनके टाइम में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह इस हीरे को ले गए। ईरान के शासक थे नादिर शाह, इस हीरे को ले गए। फिर नादिर शाह के बाद शाह सुजा का उल्लेख आता है। शाह सुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को दिया, जो कि पंजाब के शासक थे। तो इसके बाद आता शाह सुजा। शाह सुजा ने किसको दिया? महाराजा रणजीत सिंह को दिया। महाराजा रणजीत सिंह को दिया। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। तो वहां से चलते हुए, पंजाब लाहौर उस समय एक ही था ये मानिए, तो वहां के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। तो वहां से चलते हुए उनके वंशजों पर चलता रहा। और जब अंग्रेजों का और सिखों का युद्ध हुआ तो महाराजा दलीप सिंह जो थे, उनसे हीरा अंग्रेजों के पास पहुंच गया। तो महाराजा दलीप सिंह से अंग्रेजों के पास पहुंच गया। कौन भैया? कोहिनूर हीरा। महाराजा दलीप सिंह से अंग्रेजों के पास पहुंचता है। और अंग्रेजों में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने ये हीरा फिर अपने सम्राट या महारानी को भेंट कर दिया। तो ब्रिटेन के शाही परिवार को लॉर्ड डलहौजी ने ये हीरा दे दिया। और आज भी ब्रिटेन की जो महारानी अभी तो एक्सपायर हो गई हैं, उनके मुकुट में ये हीरा लगा हुआ है। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी देखिए कोहिनूर हीरे में भी कितने तरह से सवाल बन सकता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूजन क्लियर करना हमारा उद्देश्य है। अब एक और देखते हैं, सही छोटा सा एक और। हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा भाई। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में अपनाया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में मिला। और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, और इसको मान्यता मिली 2010 में। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को 2010 में किसका दर्जा मिला? राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल बनता है फिजिक्स में। सवाल क्या बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक बर्तन है, एक ग्लास है, गिलास में बर्फ भरी हुई है, गिलास में बर्फ भरी हुई है। ठीक, यहां पर लिख देते हैं हम, भरी हुई है। और सवाल आता है कि अगर बर्फ पिघल जाएगी तो उसके लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचिए जरा आंसर भैया। एक गिलास है जो बर्फ से भरा हुआ है, अगर बर्फ पिघल जाए तो उसके लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा? ट्राई कीजिए। ओके, मुझे मालूम है कि बहुत सारे भाई सोच रहे हैं कि अपरिवर्तित रहेगा, बहुत सारे भाई सोच रहे हैं घटेगा, और बहुत सारे भाइयों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो याद रखिए, ये कह रहा गिलास में बर्फ भरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में बर्फ के पिघलने पर उसका लेवल घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बर्फ भरी हुई है। ये दो सवाल होते हैं, गड़बड़ यहीं पर होती है। गिलास में बर्फ भरी हुई है और बर्फ पिघल जाए तो उसका लेवल घट जाएगा, क्योंकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज्यादा होता है। दूसरा, अगर गिलास में बर्फ तैर रही है, ये भी ध्यान रखना, पानी के अंदर बर्फ तैर रही है, तो बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन
या उसका लेवल, सॉरी आयतन नहीं, लेवल, उसका लेवल या उसका तल अपरिवर्तित रहता है। फिर से समझिए, गिलास में बर्फ भरी हुई है, बर्फ पिघल जाए लेवल घट जाएगा। गिलास में बर्फ तैर रही है, बर्फ पिघल जाए लेवल अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि चीजें वहां से लाऊंगा जहां पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक कंफ्यूजन और है, उसमें भी बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं कि अगर पूछा जाए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और सलीम चिश्ती की दरगाह, एक दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और एक सलीम चिश्ती की दरगाह है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो याद रखना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ये भी बहुत सारे छात्र गलत करते हैं, तो गलत नहीं करना। एक छोटी सी बात बताता हूं। मुगल वंश के शासक अकबर, अकबर के जब कोई संतान नहीं थी तो अकबर एक बार, अकबर कहाँ के थे? अकबर का जो एरिया था वो कहाँ था आपको भी पता, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी आगरा के आसपास अकबर रहे थे। एक बार जब उनके संतान नहीं थी तो अकबर ने मन्नत मांगी और उस मन्नत के तहत अकबर फतेहपुर सीकरी तक सलीम चिश्ती की दरगाह पर पैदल गए थे। नंगे पैर पैदल गए हमारे देश के राजा उस समय के। ठीक है, ये किस्सा याद रहेगा। फतेहपुर सीकरी में ही वहीं थे और अब दरगाह तक जाते हैं पैदल। तो अकबर सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे और फिर उनके पुत्र का जन्म हुआ जहांगीर का। इसीलिए जहांगीर का वास्तविक नाम क्या? सलीम था। तो सलीम का नाम जो रखा अकबर ने, सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर का नाम सलीम जो रखा, सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। और वो कहाँ? फतेहपुर सीकरी। अगर भूल जाएं तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया और फतेहपुर सीकरी में ही सलीम चिश्ती की दरगाह है और अकबर के पुत्र का नाम भी सलीम था। ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद हाँ जी, एक और चीज देखिए, हमें जो देखना है कि ठीक है, छोटा से मैं लिख रहा हूं मैं। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़े तो उसकी कीमत, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़े तो उसकी कीमत घटती है, बढ़ती है, क्या होता है? सोचिए भैया। ओके, आइए। यदि मांग बढ़े तो कीमत बढ़ती है, लेकिन यहां देखिए, यदि कीमत बढ़े तो मांग, मतलब प्राइस, और मांग का मतलब डिमांड होता है। ठीक है, यदि कीमत बढ़े तो मांग घटती है। मांग का नियम ये वाला है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा, कई बार एग्जामिनर ये पूछेगा, कई बार ये लैंग्वेज देगा। आपको रटना नहीं है भैया, सोचिए ना, क्या सिंपल सी बात है। सपोज कीजिए हम, यदि कीमत बढ़े तो मांग घट रही है, यदि मांग बढ़े तो कीमत बढ़ रही है। सिंपल सोचना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्या? मान लिया दो कंपनी है, एक हीरो कंपनी है और एक बजाज कंपनी है। दोनों बाइक बना रही है, दोनों की सेम बाइक है। मान लिया इसकी बाइक की कीमत 1,00,000 रुपए, इसकी बाइक की कीमत 1,00,000 रुपए, बिल्कुल सेम, सारी कंडीशन सेम है। मान लिया, और कोई बाइक ही नहीं है और बाइक बनाने वाली कंपनी भी नहीं है, मान लिया। ठीक है, इनके पास एक ही तरह की बाइक है। हीरो बाइक बना रही है, बजाज भी बाइक बना रही है। अब क्या होता है? अब हुआ क्या कि हीरो वाले ने अपनी बाइक की कीमत बढ़ाकर 1,15,00,000 कर दी। क्या होगा? लोग क्या करेंगे? बजाज की बाइक खरीदना शुरू कर देंगे। कीमत बढ़ी, मांग घट गई, पक्का? ओके, नॉर्मल। दूसरी चीज बस सोचते हैं, मान लिया पेन की कीमत बढ़ेगी तो लोग पेन की जगह पेंसिल यूज करना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया?
जूते की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लोग जूता कम पहनना शुरू करेंगे, चप्पल पहनना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, पक्का है, ये समझ में आता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, पहली चीज़। अब दूसरे पर आते हैं, यदि मांग बढ़े तो कीमत बढ़ती है। सपोज कीजिए कि आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं और एक क्षेत्र में जो है, मान लिया आपको कुछ भी ले लेते हैं, चलिए फल ले लेते हैं, फल में ले लिया हमने केला। एक क्षेत्र विशेष में एक मार्केट है और उस मार्केट में एक दिन में 100 दर्जन केले बेचे गए जा रहे हैं। तो दुकानदार क्या है, उनको पता है 5-6 दुकानदार हैं, वो सारे मिलकर और इसी हिसाब से लाते हैं। किसी के 20 दर्जन बिकते हैं, किसी के 50 दर्जन बेचते हैं, कोई 5 दर्जन बेचता है। उस हिसाब से केले ला रहे हैं। 100 दर्जन की डेली की उनकी सप्लाई हो रही है। कभी 100 में 95 रह जाएगा, कभी 105 रह जाएगा। केले को 50 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। अब क्या हुआ, मांग बढ़ गई। मांग बढ़ी तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि मांग ज्यादा बढ़ जाती है। 100 दर्जन की जगह 200 दर्जन केले की डिमांड आ जाती है। त्योहार आ गया, व्रत है, एकदम से अचानक से अब लोग ज्यादा केला खरीद रहे हैं, डबल मांग हो गई। तो अब क्या होगा, जो दुकानदार है वो क्या करेंगे, 50 रुपये को वाले को 60 रुपये दर्जन बेचना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही मांग बढ़ी तो कीमत बढ़ जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, लेकिन कीमत बढ़ती है, मांग घट जाती है, उल्टा हो जाता है। समझने की कोशिश करना बड़े आराम से चीज़ है, लेकिन कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि हमारा नंबर पता नहीं कहाँ चला जाता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम, और जब देखते हैं तो हम कैलकुलेशन कुछ और करते हैं, रिजल्ट में कुछ और आता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ लेते हैं ऐसी ही। देखिए, हमारा क्योंकि स्पोर्ट वाला टॉपिक चल ही रहा है, उसमें हम 2 क्लास ले चुके हैं, आगे भी स्पोर्ट वाली लेंगे। एक सवाल वहाँ से आ जाता है, एक होता है ऑस्कर, एक होता है चेस का ऑस्कर। चेस यानी शतरंज, शतरंज का ऑस्कर। पहली बात सवाल बनता है कि शतरंज का ऑस्कर कौन देता है। तो याद रखना, शतरंज का ऑस्कर 64 मैगजीन द्वारा दिया जाता है। मैगजीन एक पत्रिका है जिसका नाम है 64, एक पत्रिका का नाम है 64, उस मैगजीन के द्वारा शतरंज का ऑस्कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शतरंज का ऑस्कर है सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो गैरी कास्पारोव रूस के खिलाड़ी रहे हैं शतरंज के। गैरी कास्पारोव रूस के शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा बार शतरंज का ऑस्कर जीता है। यहां तक ठीक है। तीसरी बात, अब ये 64 क्यों रखा गया, मैगजीन का नाम 64 क्यों रखा गया, अजीब सा नाम है। तो कारण ये है कि शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें 64 ही खाने होते हैं। शतरंज के बोर्ड में 64 खाने होते हैं, जिसमें से 32 सफेद खाने, 32 काले खाने होते हैं, मालूम होगा। तो शतरंज खेलते वक्त उन 64 खानों में ही काम चलाना होता है। अब 64 खाने हैं, तो इसलिए इस मैगजीन, ये शतरंज से जुड़ी हुई मैगजीन थी, तो इसका मैगजीन का नाम 64 ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शतरंज का ऑस्कर कौन देती है, 64 मैगजीन देती है। किसने सबसे ज्यादा बार जीता, गैरी कास्पारोव ने जीता। भारतीयों में सबसे ज्यादा किसने जीता, विश्वनाथन आनंद ने जीता। गैरी कास्पारोव, अनातोली कार्पोव, विश्वनाथन आनंद टॉप के 3 प्लेयर रहे हैं वर्ल्ड के, ठीक है, ओके। बात की बहुत से और भी रहे हैं, जैसे एक थे रुस्तम नाम के, एक थे टोपालोव नाम के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी भी रहे हैं शतरंज के। आगे बढ़ते हैं भैया, ऐसे ही और सब्जेक्ट, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं भाइयों अलग अलग सब्जेक्ट से उठाने की, अलग अलग सब्जेक्ट से डाउट को क्लियर करने की। ऐसे सवाल जहां पर बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं उन्हीं की कोशिश कर रहा हूं। अब आप ये अच्छी तरह समझ चुके हैं भाई, ठीक है। एक और सवाल देखिए, एक सवाल होता है जहां पर बच्चे ये भी गलती कर देते हैं। तो एक है हमारे दीनबंधु, एक है देशबंधु। ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ओके। देशबंधु रहे हैं चितरंजन दास, और दीनबंधु जो बुलाया जाता है वो CF एंड्रूज को बुलाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। दीनबंधु CF एंड्रूज रहे हैं, देशबंधु चितरंजन दास रहे हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही उपनाम में भी एक और है, उसको भी देख लेते हैं।
लोकनायक, लोकमान्य और लोकहितवादी। ठीक है, ये भी 3 नाम है एक से ही। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। वैलेंटाइन शिरोले ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा बाल गंगाधर तिलक को। और वास्तव में जो उस समय राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई इंडिया में, तो उसमें बहुत बड़ा रोल था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक जी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। ये उपनाम में से हमने उठा लिया, आगे देखते हैं जी। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए। अब जहाँ पर देख रहे हैं उसके थोड़ा ही नीचे है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी, लाइक बटन दबा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई। हाँ जी, हमने साइंस से भी लिया है, इधर से भी ले लिया, क्या क्या बोलते हैं, हिस्ट्री से भी ले लिया। ज्योग्राफी में देख लेते हैं एक चीज़। ज्योग्राफी में क्या उठाते हैं, एक सवाल उठ रहा आजकल, महासागर। देखिए, अगर पृथ्वी पर महासागरों की बात करें तो अब तक पढ़ते आ रहे हैं हम कि महासागर 4 होते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर अब कोई पूछे कि पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, ठीक है, 4 महासागर की बजाय अब 5 महासागर याद रखने हैं। कैसे है वो सभी जानते हैं। 4 महासागर कौन से थे? प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। ठीक है, लेकिन अब 5वां महासागर जो आ गया है वो क्या है? इन तीनों महासागरों के दक्षिण में है। ये ऐसा महासागर है जो इन तीनों महासागर, आर्कटिक को छोड़ दीजिए, तीनों महासागरों को टच कर रहा है। अब आप ये समझिए कि ये जो हमारा गोलार्ध मतलब पृथ्वी है, तो हमारी इस पृथ्वी पर आर्कटिक महासागर का एरिया ये है नॉर्थ साइड में। ऊपर क्या है? ऊपर तो उत्तरी ध्रुव आ गया, और इधर दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका से लगा हुआ जो सागर है ये है नया सागर, 5वां सागर। तो जैसे उत्तर में आर्कटिक है, ऐसे ही दक्षिण में हो गया एक नया सागर, जिसे दक्षिणी सागर बोल रहे हैं। अब दक्षिणी सागर का मतलब है, दक्षिणी महासागर बोल रहे हैं, सॉरी, दक्षिणी महासागर भी कह सकते हो आप, या दक्षिणी क्या बोल सकते हैं हम, अंटार्कटिका महासागर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका से मिला हुआ है। तो अब जो है इस 5वें महासागर को मान्यता मिल गई है। मुद्दा बहुत दिन से उठ रहा है, लेकिन मान्यता अभी मिली है। तो अब वर्तमान में कितने महासागर हो गए भैया? 5 महासागर हो गए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भैया, एक और पर देखते हैं। इनके बारे में डिटेल में किसी दिन जब इसका टॉपिक चलेगा तो मैप में समझाया जाएगा आपको सारी चीज़ों को, कि किस महासागर की क्या क्या खासियतें हैं, वो सारा मैप के द्वारा समझा देंगे, आराम से दिमाग में फील हो जाएगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि कितने हो चुके हैं? 5 महासागर हो चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। एक और सवाल देखिए, क्या होता है कि अगर पूछा जाए कि बैरोमीटर से भी एक बहुत अच्छा सवाल आता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग जो होती है, जिसे रीडिंग बोलते हैं, ऊपर उठे तो क्या होता है, किसका मतलब है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर उठे तो ये किसका प्रतीक है? तो याद रखना, बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर उठे तो ये साफ मौसम का प्रतीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इतने जल्दबाजी में होते हैं, वो ये नहीं पढ़ते कि सवाल क्या पूछा गया है, वो उसने बस डायरेक्ट आंसर ठोकना है। गलत हो जाए अलग बात है, बस उन्हें जल्दी से जल्दी करके दिखाना है, जैसे किसी पर रौब झाड़ रहे हों। वो नहीं करना, सवाल को एक बार तसल्ली से पढ़िए। बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर उठे,
ऊपर उठ रहा भाई, ऊपर उठे तो साफ मौसम का प्रतीक है। अगर ये बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरे, अचानक से नीचे गिरे, तो तूफान का प्रतीक है, तूफान आने का संकेत होता है। नीचे गिरे तो, ऊपर उठे तो क्या होता है, साफ मौसम, नीचे गिरे तो तूफान। ठीक है, आ जाते हैं भाई। एक और देखिए भाई, एक होती है पश्मीना, एक होती है मेरिनो, और एक होती है अंगोरा। ये क्या है, ऊन की किस्म है। तीनों क्या है, ऊन यानी वूल। अच्छा, ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है। और ऊन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो ऊन की किस्में देखिए, पश्मीना, मेरिनो, अंगोरा, ये 3 से सवाल बनते हैं। पश्मीना जो है, ये जो है बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, बकरी से। मेरिनो ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है, भेड़ से प्राप्त होती है। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है, मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है, और अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक, सीधे सीधे सवाल आएंगे भाई, जब पूछा जाएगा सीधा सीधा सवाल होगा। और सीधे सवाल में अगर हमको ये नहीं पता तो फिर सवाल 1 नंबर गया, सीधा सी बात है। ठीक, चेंगथांगो बकरी होती है, कौन सी बकरी, बकरी की नस्ल होती है चेंगथांगो। ठीक है, ओके, थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, अब एक और बात करते हैं हम, ऐसे ही आपको, ये तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो में पढ़ाने में और पढ़ने में तभी तक मज़ा है जब तक आप उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको नींद आ रही है, या टीचर ही खुद उबासी ले लेकर पढ़ा रहा है, ऐसे लग रहा जैसे घर से झगड़ा करके आए हो तब पढ़ा रहा है, तो उसमें ना पढ़ने में आनंद है, ना पढ़ाने में आनंद है, और ना ही उसका कुछ यूज है। तो अगर आपको उबासी आ रही है, वीडियो को रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए फ्रेश होइए, दोबारा मन करे तो देख लेना, वरना फिर उबासी लेकर मत देखिए। मतलब बिल्कुल स्वच्छ मन से है, लग रहा है कि बिल्कुल तरोताजा है, तो वीडियो देखिए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं भैया। जब तक आपको इंटरेस्ट है, मैं कहता हूं तभी तक पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि किताब के साथ 10 घंटे बैठे हैं, कुछ फायदा नहीं है। जब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा तब तक पढ़िए। जैसे ही दिमाग बोझिल होने लगे, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, इधर उधर घूमिए, दोबारा पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिए भाई, हमारे पास बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा। पूछा जाता, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो याद रखना ये अकबर द्वितीय ने दी। मुगल वंश के एक शासक थे अकबर सेकंड, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। पहली चीज, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। इन्होंने कहा कि भाई मेरी जो पेंशन है वो कम है, अंग्रेजों से आप सिफारिश लगाइए कि वो मेरी पेंशन को बढ़ा दे। तो अपनी पेंशन को बढ़वाने की सिफारिश लेकर अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेजा। ठीक, एक बात और याद रखिए, राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो ब्रिस्टल में है। कहाँ पर है भाई, ब्रिस्टल में है। और ब्रिस्टल कहाँ, इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। ठीक, और बढ़ते हैं भैया, एक और देखते हैं। एक शब्द होता है सिजीगी। सिजीगी क्या होता है, सिजीगी का मतलब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाए, या तो चंद्रमा बीच में आ जाए, पृथ्वी बीच में आ जाए, तो इसे बोलते हैं सिजीगी। ठीक है, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, सिजीगी का मतलब ये नहीं है कि यही हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे 3 ग्रह एक सीध में आ जाए तो उसे भी सिजीगी बोलेंगे। कोई से भी 3 हो सकते हैं। सौरमंडल के सारे ग्रह एक सीध में आ जाए तो उसे भी सिजीगी बोलेंगे। सिजीगी का मतलब है एक सीध में आना ग्रहों का, लेकिन कब, 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों का एक सीध में आना। अब वो ग्रह नहीं, ऐसा हो सकता है चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी तीनों अलग है। चंद्रमा सूर्य क्या है, उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, और सूर्य क्या, चंद्र तारा है एक, तीनों एक सीध में आ रहे तो भी सिजीगी बोला जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं भाई आगे। दूसरी बात, लेकिन अगर ऐसा में आता है
कि अपसौर, जिसे इंग्लिश में अपीलियन बोलते हैं, एक होता उपसौर जिसे इंग्लिश में पेरीहीलियन बोलते हैं। अपसौर और उपसौर, अपहीलियन और पेरीहीलियन। अब देखिए वो सीधी की था, यहाँ अपसौर उपसौर है। अपसौर कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है, मैं ज्यादा लिख रहा हूं बस, अपसौर होता है। और उपसौर कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है। सबसे कम, सबसे वगैरह नहीं लिखा मैंने। ऐसी स्थिति जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा दूरी हो, वो क्या होता है? अपसौर होता है। और अपसौर कब होता है भाई, याद रखना, ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी हो, यानी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाए, तो उसे बोलते हैं उपसौर, कम दूरी है। और ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है भैया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अपसौर उपसौर का भी क्लियर हो गया। ये बहुत कंफ्यूज करता है भाई, बहुत से इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा नहीं करना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है। और चलते हैं भाई, एक और चीज है जो बच्चों को परेशान करती है, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं यहां पर। देखिए, अगर पूछा जाए कि दिन रात में कब दिन बड़ा होता है, कब रात बड़ी होती है, तो याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध जहां पर इंडिया है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपस में इंटरचेंज है, उल्टा होता है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात हो जाएगी, दिन सबसे छोटा हो जाएगा इसी डेट पर। एग्जैक्ट वही उल्टा करना बस। अगर हम यहाँ सबसे बड़ा दिन पूछा तो हम तो अपने उत्तरी गोलार्ध के बताएंगे। भारत में सवाल पूछ रहा तो भारत के बारे में बताएंगे ना हम, तो समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में। ओके, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, यानी सबसे बड़ी रात हो जाएगी। 6 महीने का अंतर देख लीजिए। ठीक है, 6 महीने का अंतर है, 21 जून 22 दिसंबर, और बीच में 3-3 महीने का गैप और ले लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, जून से पहले क्या बोलते हैं, मतलब हमें लिखना है 21 मार्च, और बीच में लिखता 23 सितंबर। मैंने बीच में इसलिए लिखा है जिससे आपको अंतर समझ में जाए। 21 मार्च से 21 जून 3 महीने का अंतर है। 21 जून से 23 सितंबर 3 महीने का अंतर है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर 3 महीने का अंतर है। और 22 दिसंबर से फिर 21 मार्च, फिर 3 महीने का अंतर है। तो ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर लिखा हुआ है, इस दिन दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो फिर से थोड़ा सा मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये तो आपने लिख लिया होगा, बड़े दिन बड़े और कब छोटे कब होते हैं वो समझ में आ गया। हाँ जी, देखिए एक डेट याद रखनी है आपको, 21 मार्च। 21 मार्च दिन और रात बराबर। 21 जून दिन सबसे बड़ा 3 महीने बाद। 23 सितंबर दिन रात फिर बराबर। यहां पर मैं बराबर लिख देता हूं। ठीक है, और यहां पर दिन क्या है, बड़ा है। दिन की बात चल रही है, रात की बात नहीं चल रही, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है। और क्या होता है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर दिन सबसे छोटा। 3-3 महीने का अंतर आया। यहां पर एक चीज और याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, 23 सितंबर और 21 मार्च, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, ये बोला जाता है। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आज हमने आपके सामने एक नए तरीके से थोड़े सा जीके को पेश करने की कोशिश की। हालांकि हमारी पुरानी वीडियो में भी इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको ये तरीका यही लगा होगा कि भाई कुछ भी एक विशेष टॉपिक ना लेकर इधर उधर से हमने पढ़ाया है, सिर्फ कन्फ्यूजन क्लियर करने के उद्देश्य से किया है।
देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता अलग बात है, लेकिन मैं ज़्यादातर कमेंट पढ़ता ही पढ़ता हूँ। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ के रिप्लाई भी कर देते हैं हम। लेकिन आपके कमेंट ही निर्धारित करेंगे कि हम आने वाली वीडियो में क्या क्या चेंज करें। आने वाली वीडियो में आपको क्या ज़रूरत है, ये आपके कमेंट निर्धारित करते हैं भैया। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगली वीडियो में, अगली का मतलब ये नेक्स्ट नहीं, उनसे आगे आने वाली वीडियो में क्या क्या चाहिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए भाइयों। आज की वीडियो में इतना ही भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।